अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। फौजी अदालतों में सानिया 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम मामले की सुनवाई के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच 25 मार्च को इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल्स को कलअदम करार दिया था। अदालत ने नाजरीन अपने फैसले में आर्मी एक्ट के सेक्शन D2 की झेली शिक 1 और 2, आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को कलअदम करार दिया था, जिस पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस सारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने दिसंबर 2023 में फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए ट्रायल को हतमी फैसले से मशरूत किया था, लेकिन बेंच के सरबराह जस्टिस सारिक मसूद पर एतराज़ात के 22 जनवरी 2024 में यह बेंच टूट गया था। अब नया 6 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से आज एक और बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को कलअदम करार देने की सूरत में आया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को महज इल्ज़ामात पर बरतरफ कर दिया गया, उनको इल्ज़ामात साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया। मिसकंडक्ट पर जज को शफाफ ट्रायल का मौका देकर ही बरतरफ किया जा सकता है। बदकिस्मती से नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताख़ीर हुई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए। उन्हें बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो रिटायर्ड जज को हासिल होने वाली तमाम मराहत और पेंशन के हकदार हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार एसोसिएशन से अपने खिताब में ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। वो इस बंदे का नाम जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पैगाम रसानी करता है। जस्टिस सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका अफराद को नोटिस किया था, जिसके जवाब में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी ने शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात और उनसे मुलाकात की तरदीद कर दी थी। जस्टिस सिद्दीकी ने यह भी दावा किया था कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर वो मर्जी का फैसला दें तो बदले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ ज़ेर इल्तिवा रेफरेंस वापस ले लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 31 जुलाई 2018 को इस तकरीर का नोटिस लिया और उसी बरस 11 अक्टूबर को उनकी बरतरफी की सिफारिश कर दी, जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने अपने दात उनकी बरतरफी की मंजूरी दे दी थी। यहाँ सवाल यह है कि अगर शौकत सिद्दीकी की बरतरफी गलत थी तो क्या उनके इल्ज़ामात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है? शौकत सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में जिन अफराद के नाम लिए थे, क्या उनसे कोई तहकीकात की जाएंगी? क्या उन अफराद को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा? अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन एक और मामला भी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने PTI की हिमायत से इलेक्शन जीतकर दूसरी पार्टीज में जाने वाले 20 अरकान के खिलाफ रेफरेंस ऐलान कर दिया है और ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि अरकान के खिलाफ मुतल्लिका असम्बलीज़ के स्पीकर से रुजू किया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद कह रहे हैं कि बानी PTI का नाम पर वोट लेकर वफादारी बदलने वालों का अंजाम बुरा होगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे मौजूद मेहमानों में सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नैयर बुखारी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले ये फरमाइए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया 25 जुलाई को अभी होने वाला है, इससे पहले जो बेंच बनाया था उसने ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला भी मुअत्तल कर दिया था। क्या उम्मीद करें सर आप, इस वक्त कितने लोग आपके हैं जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है? 25 मार्च मेरे ख्याल में आप कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तहरीक इंसाफ उसूली तौर पे किसी भी सिविलियन का जब तक कोई वो जेट ब्लैक टेररिस्ट ना हो, जिस तरह माजी में दहशतगर्दी का एक मसला तो रहा, तो किसी भी सिविलियन के फौजी ट्रायल के हक में हम नहीं हैं। खासकर अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है। 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें कुछ लोगों ने एक्सेसेस ज़रूर किए, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का बतौर जमात फेल नहीं था। एहतजाज हुआ और एहतजाज में मिसक्रेंट्स ने गलत अमाल किए, उस पर केसेस और ट्रायल चले। हम समझते हैं कि उनको सिविल ट्रायल में जो है वो मौका मिलना चाहिए कि अपने आप को वो डिफेंड करें
और प्रोसिक्यूशन पे केस जो है वो साबित करे, जिसने कोई गलत काम किया है उसको सजा मिल जाएगी। अब इस पे अब आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होती है, दुआ है कि इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो और किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। सही। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज शौकत सिद्दीकी साहब की बरतरफी को भी कलअदम करार दिया है। 2018 में आपकी हुकूमत में बरतरफ किया गया था, सदर साहब के दस्तखत से उनकी बरतरफी मंजूर हुई थी। आपको लगता है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ? देखिए, अगर उनकी बरतरफी को उन्होंने जो है गलत करार दिया है तो उससे क्या उस वक्त का अजाला हो जाएगा कि जिसमें अगर एक काबिल जज है और वो फैसला साजी कर सकता है, से एक एक फैसले से माशरे पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, माशरे में बेहतरी आती है और हक और सच का आलम जो है वो बुलंद होता है। तो ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो अगर उनको मिलते हैं तो वो तो एक उनकी एक तरह से दिलजोई हो गई, या जो उनका जो हक है वो मिलना है, लेकिन नुकसान तो बहरहाल सिस्टम को रहा। अब इसमें दूसरी बात जो आपने की कि क्या जिन लोगों की वजह से हुआ है, अगर उसका इसमें जिक्र है, अब हमने फैसला तो नहीं पढ़ा कि फैसले में आगे क्या लिखा है, क्या उनकी सिर्फ री स्टेटमेंट है या इसमें अगर किसी पे इल्जाम है तो क्या उनको सुना गया है और उनको मौका मिला है। ये चीजें बड़ी ऐसी हैं कि इसको दोनों जी साइड पे देखना पड़ेगा। अगर तो अली किसी मोहम्मद का खान साहब, लेकिन कसूर उसमें देखें क्लियर जस्टिस आता है सिद्दीकी वाला जो फिर मामला सजा था मिलनी चाहिए, सर, वो लेकिन अगर आपकी किसी हुकूमत पे के दौरानी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ ना? फिक्स नहीं हुई तो फिर सवालिया निशान होगा। जी सर, आपकी हुकूमत के दौरानी में हुआ था, इसीलिए देखिए, मैं आपसे हुकूमत के पूछ रही हूँ दौरानी कि में तो आप क्या बहुत से समझते अच्छे हैं कि और फिर उनके साथ जो बेशुमार हुआ वो काम भी गलत हुए हुआ? हैं। क्योंकि क्योंकि अली साहब मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से जो रेफरेंस का मामला था उस पर कैटेगोरिकली सदर साहब ने भी कहा कि उनसे गलती हो गई है, बानी साहब ने तो कहा कि उनको तो मालूम ही नहीं था इस रेफरेंस के बारे में। लेकिन उस पर तो इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर की है और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बात की वजाहत की है। काजी फाइज ईसा साहब के साथ तहरीक इंसाफ का जाती क्या हमारा होना है, कोई इशू ऐसा हमारा तो जाती तो कोई नहीं था। अब ये शौकत साहब की आपने बात की, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की, फैसला देखना पड़ेगा कि फैसले में क्या कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है, किस पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है। शॉर्ट ऑर्डर आया होगा, डिटेल ऑर्डर आता है तो उसके बाद ही इसकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसका पता लगेगा। अगर किसी पे अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको फिक्स ऐसे हम हुई है आसान कर लेते उसके हैं, ऐसे बाद ही इस पे आसान कर आगे लेते हैं, बात मुझे हो ये बताइए सकेगी। अली भाई, लेकिन अगर उनसे जस्टिस ज्यादती साहब हुई ने है तो जिन अच्छी लोगों पर बात है कि वो इल्जामात लगाए, रीइंस्टेट हुए हैं। हाँ, जिन लोगों पर उन्होंने इल्जामात लगाए और जिन्होंने जस्टिस साहब को फेयर ट्रायल का मौका फराहम नहीं किया, उनके लिए आप समझते हैं कि फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरे समझने या ना समझने से कुछ नहीं होता। अगर किसी शख्स पे इल्जाम है तो बिल्कुल उसको फ्री ट्रायल मिले, अपने आप को डिफेंड करे। अगर किसी ने कोई गुनाह या गलत काम किया उसको सजा मिले। शख्सियात से ज्यादा जो है इस मुल्क में कानून और रूल ऑफ लॉ जो है वो अहम है। और जहां हम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद अगर टॉप लेवल पे कोई बहुत बड़ा अमल हुआ है जो अभी तक उसी तरह पड़ा है और जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो है साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पे जानलेवा हमले का। मुझे यकीन है कि उसको भी काजी फाइज ईसा साहब इसको उसी तंदही से उठाएंगे और जरूर इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग थे जो इस मुल्क के साबिक वजीर आजम की जान के दरपे थे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मैं समझता हूँ कौम इस बात के लिए अब तैयार नहीं है कि 50-50 साल बाद इंसाफ आपकी हो। बात दुरुस्त है, कौम चाहती है इसका कि इसका जवाब जस्टिस आना मस्ट बी चाहिए, डन। बिल्कुल आना चाहिए। जी, जी जी, बिल्कुल इस और बात उसमें का डिले जवाब नहीं आना होना चाहिए। मुझे चाहिए। ये बताइए सर, खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास के हवाले से भी थोड़ी सी अली भाई बात कर लेते हैं। ये एक मसला बना हुआ है, गवर्नर साहब इजलास तलब करते हैं, इसको गैर आईनी करार दे देती है, फिर पीपल्स पार्टी अदालत जाती है तो पेशावर हाई कोर्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर देते हैं। जस्टिस शकील ये रिमार्क्स देते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से लार्जर बेंच फैसला कर चुका है। तो ये तो मसले मसाइलिस्तान बनी हुई है केपीके की असेंबली सर। पूरा निजाम ही मसला बना दिया गया है। पूरा सच बोलना चाहिए, आधा सच नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग अपनी सीटें हार चुके हैं। इवन अब्दुल अलीम खान साहब अपनी सीट हार चुके हैं। सारी चीजें सामने आनी चाहिए। देखिए, कौम का मैंडेट चुराया गया है, कोई मामूली बात नहीं है।
अगर एक शख्स के घर पे डाका पड़े बहुत बड़ी बात होती है, पूरे कौम के मैंडेट पे डाका पड़ चुका है। दूसरी चीज ये है, मैं सियासतदानों को कहूंगा, जिसमें गवर्नर साहब भी आते हैं, आप क्यों अपने सारे मामला अदालतों में लेके जाते हैं? आप अपना जो है सब अपना गिरबान उनके हाथ में देते हैं। क्या कब से ये एक रुझान शुरू हुआ है कि गवर्नर जो है वो इजलास बुलाएंगे बगैर वजीर आला की उनके कंसेंट के? ये तो इस्तेकाक वजीर आला का होता है, जिस तरह मरकज में इजलास बुलाना जो है वजीर आजम का इस्तेकाक होता है कि नहीं, कब एक हुकूमत अली वक्त में मोहम्मद खान इजलास साहब, बुलाना सर होता मसला है। ये है, सदर मुमलिकत तो उसमें सिर्फ मसला एक ये है कि सपोर्टिंग आर्म ही होता है। हम कौन सी बात को माने सर? 2013 में भी इसी तरह के मामलात हुए, 2018 में भी इसी तरह के मामलात हुए, वो 4 हल्के खोलने की बात हुई, फिर 2018 में भी इसी तरह की बातें हुई। अच्छा, 2013 में तो वो 35 पंक्चर का बयानिया लेकर चले, सालों उस 35 पंक्चर के बयानिया को चलाया गया, लेकिन फिर इमरान खान से साहब ने कह दिया कि ये तो सियासी बयानबाजी हो रही थी। खुद उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम कर ली, कमीशन के आगे जाके उन्होंने इसको सियासी बयान कह दिया। और इस वक्त भी सर चीफ जस्टिस को, जिसको आप कह रहे हैं कि कमीशन बनाए, उन्हीं चीफ जस्टिस को आप लोग मुतनाज़े कहते हैं, तो फिर उन्हीं के फैसलों को आप लोग कैसे मानेंगे? नहीं, हमने तो मुतनाज़ नहीं कहा कि हम उनके नीचे कोई जुडिशल कमीशन नहीं मानेंगे। अगर वो बनाते हैं उसके बाद पार्टी का मौक़िफ़ उस पर आएगा कि क्या वो खुद उस पर बैठते हैं या किसी और मोअज़्ज़ज़ जज को बैठाते हैं। बाकी जिस तरह आप देखें, माजी की चीज़ों को उठा के आप मौजूदा गलत काम को किस तरह डिफेंड कर रही हैं? क्या ये आपके और सबकी नहीं, आंखों के सामने आपने नहीं है? कहा ना कि कैसरा इलाही मुतनाज़े साहबा जजेस ना के हो हाथ से बेंच जिस में, तरह तो डॉक्यूमेंट्स छीने गए, नेम द पर्सन जिस सर, तरह बता सलमान दें वो अकरम कौन से राजा साहब जजेस की हैं जो ना हो मौजूदगी फिर में बेंच में आपके सेकेंडरी मुताबिक जो अप्रूवल को जो है मुतनाज़े वो हैं। उठाया गया, जिस तरह रातों को फैसले बदले गए, ये कोई किसी का जाती मामला तो नहीं, इस पे किसी को डिफेंसिव होने की भी जरूरत नहीं है। ये किसी सर, चैनल या उस मुतनाज़े चैनल जजेस ओनर आप का किन्हें मसला कह भी रहे नहीं हैं, है, उनके पूरी बारे कौम में का बता मसला दें है। ना। पूरी कौम के मैंडेट पे डाका पड़ा है, 90 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चला करते कि आप जो है, आप मुझे एक बात बताएं, 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात है, उसकी खवातीन के मेंबर्स को आप किसी और में कैसे उसका बंटवारा कर सकते हैं? ये कोई तातारियों का हमला था बगदाद पे, जिसमें हलाकू खान ने मारे गनीमत उठा के तकसीम कर दिया। मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को उनके अली मोहम्मद खान साहब, आप प्रोपोर्शनल लोगों की रिप्रेजेंटेशन अपनी से अपनी उनको अपनी पार्टी सीटें अपनी मिल पार्टी चुकी के हैं। मसाइल उनका तो रहे, हक ही नहीं बनता ना। अपनी पार्टी के मसाइल रहे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आप लोगों ने इत्तेहाद किया, उन्होंने खुद अपने निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। आपके अपने रहनुमा कह रहे हैं कि गलती हो गई, इस गलती की वजह से देखिए आपको वो मखसूस हमारा, हिस्से नहीं मिल नहीं रहे नहीं हैं, नहीं नहीं, तो फिर आप मिक्स ना किससे आप करें ना। सवाल कर रहे देखिए, हैं दो सर? चीजों को मिक्स ना करें, दो चीजों को मिक्स ना करें। हमारा राइट है, हमें हमारी रिजर्व सीट्स मिलें, मिलती हैं नहीं मिलती वो एक अलग बहस है। नुकता यह है कि आइन के मुताबिक हर जमात को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को मिल चुकी है। खवातीन के आलमी दिन पे खवातीन के हकूक पे डाका पड़ा अल्लाह के 100 नामों के नीचे कौमी असम्बली में, जब तहरीक इंसाफ के उनकी रिजर्व सीट्स और अकलियती सीटों को तकसीम कर दिया गया नून और पीपल्स पार्टी में। ये कितने एक अजीब सी बात लगती है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात कर लेते हैं। वहां इस वक्त जी मेरी मालूमात सर, के मुताबिक मेरे ख्याल में आपकी 17 अपनी सीटें जमात हैं के अपोजिशन रहनुमा की। हैं शेर 17 अफजल सीटें हैं। मरवत साहब, 17 वो ये सीटों में कैटेगोरिकली कह 17 चुके सीटों, हैं कि ये आप गलती बात हो सुन लिया गई, कीजिए ना, इस बात गलती सुन की लेना, वजह से आर्गुमेंट सुन इस लिया गलती कीजिए, की फिर वजह आपको से वो दूसरा कह रहे जवाब हैं मैं कि दूंगा। मखसूस नशिस्तें मिल बात नहीं तो सुन सकी लेना, हमें। आपने रिजर्व सीट्स और खैबर पख्तूनख्वा की बात की है, आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की है, तो बात तो सुन लें। 17 सीटें हैं मेरे ख्याल में वहां अपोजिशन की। 17 सीटों पे कितनी रिजर्व सीट्स बनती हैं, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। लेकिन अगर आप उनको तहरीक इंसाफ की सीटें देती हैं या देते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, तो उनकी सिर्फ रिजर्व सीट्स जो है वो ठीक, 25-26 के करीब पहुंच जाएंगी। सही, यानी कि जनरल इलेक्शन में ठीक, अपोजिशन ने सीटें जीती कोई 17-18 के करीब, सही। और रिजर्व सीट आप उनको अपनी जीती देखिए, हुई सीटों से भी ज्यादा दे रहे ये हैं। मेरा ये तो ये अजीब मेरा इंसाफ है। कमेंट नहीं है सर, ना ये मेरा आर्गुमेंट है कि पेशावर हाई कोर्ट का आर्गुमेंट है जो मैंने आपके सामने कोट किया था। सर, आप लोगों ने पीटीआई की हिमायत से इलेक्शन जीतकर दीगर पार्टीज में शामिल तो होने उसका वाले जवाब 20 हम अरकान के सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ दे देंगे। रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। अली भाई, ये सब तो आजाद हैसियत में इलेक्शन जीते हैं ना, तो कैसे आप इनको नाअहल कैसे करार दिलवा पाएंगे? क्योंकि यही तो हम आगाज में भी सवाल कर रहे थे कि आप लोगों के लिए ये एक बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, जिस वजह से तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने एफिडेविट दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इसलिए तो नहीं शामिल हुए कि जिस तरह वो मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर ने कहा था कि मियां साहब की जलसे में आए तो आपको जन्नत का टिकट मिलेगा। ये कोई जन्नत का टिकट कटाने तो एसआईसी में नहीं गए, इसीलिए गए हैं कि ये खरीदो फरोख्त खत्म हो। ये जो अखाड़ा बना दिया गया है, ये जो खरीदो फरोख्त का नाअहल कैसे बाजार करार गर्म दिलवा किया गया पाएंगे है, वो ना इनको? हो,
ताकि कोई अपनी फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। कानूनी नुक्ता नजर से देखिए, पूछ रही 3 हूँ, दिन वैसे आपके आपकी पास बात होते हैं, दुरुस्त है, 3 मैं दिन में कानूनी आप नुक्ता किसी नजर पूछ जमात रही में हूँ। जाते हैं, 3 दिन में आप किसी जमात में जाते हैं, जब आप एक जमात में चले गए, उसके बाद अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग की तो आप पे फ्लोर क्रॉसिंग का एक्ट लगेगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सर वो जमात में जाने से पहले ही किसी और जमात का हिस्सा बन गए ना, वो आजाद हैसियत में थे और फिर उसके बाद इलेक्शन जीत के आए, फिर किसी और जमात का हिस्सा बन गए, तो आप उन्हें नाअहल कैसे करार दिलवा पाएंगे? सुन्नी इत्तेहाद उसका तो काउंसिल में बड़ा आने के आसान बाद जवाब थोड़ी है, गए। उसका तो बड़ा आसान जवाब है। देखें, आपने किसी भी शख्स से आप पूछ लीजिए, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं इलेक्शन में, जिस तरह मैंने जमा किए, तो ओरिजिनली हमने जमा किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। उसमें आप एफिडेविट देते हैं, उसमें आप एफिडेविट देते हैं कि मैं इस जमात का रुकन हूं और इस जमात के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। इसीलिए एक नुक्ता नजर ये भी था कि जब हम जीत गए कि हम तहरीक इंसाफ में ही जाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देते हैं। लेकिन फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला हुआ था कि रिजर्व सीट्स भी अगर बचती हैं बचें, और चूंकि निशान तहरीक इंसाफ का नहीं था तो ये एहतमाल था कि शायद हमें तहरीक इंसाफ में ना जाने दिया जाए। लेकिन जीते तहरीक इंसाफ में है वो बंदा जो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीता है, उसका एफिडेविट ऑन अच्छा अली ओथ साहब, अभी देखें, अभी जो इलेक्शन आप बात कमीशन कर के रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में अभी जो आप बात एफिडेविट कर रहे हैं मौजूद है एग्जैक्टली कि मैं ये तहरीक बात इंसाफ उस के वक्त मेंबर हूं। इलेक्शन कमीशन अब ऑफ अगर वो पाकिस्तान तहरीक कर रहा इंसाफ की था बजाय किसी जब और जमात पीटीआई में जाता है तो नजरियाती का अपने टिकट आप लोग एफिडेविट के जमा खिलाफ करवा नहीं रहे जा थे। रहा। उस वक्त इलेक्शन कमीशन जब ये बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि ये तासुब की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन आपके साथ ये हरकत कर रहा है, हालांकि आज आप वही बात कर रहे हैं। सर मुझे बताइए कि हुकूमत ने मुल्क के 35,000 रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया इसीलिए है, किया गया ना जिसका वहां आगाज पे। पेशावर आपकी समेत अगर 5 बड़े थोड़ा सा शहरों मैं से होगा, याददाश्त को ताजा कर तो पाऊं ये काम कि तहरीक जी जी इंसाफ आप कर से ले, मैं बदला मैं छीन सवाल लिया गया सवाल था, साथ कंप्लीट कर लेना मेरा, इस वजह से ये सवाल कंप्लीट कर लें नजरियाती फिर की उसमें आप बात जवाब हुई, दे दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास तो इलेक्शन सिंबल ही नहीं रहने दिया गया। सर मैंने आपसे वही कहा ना, जो आप बात कह रहे हैं वही बात उस वक्त जब पीटीआई नजरियाती के टिकट आप जमा करवा रहे थे, एग्जैक्टली सेम ये बात इलेक्शन कमीशन ने कही थी, लेकिन उस वक्त आप उन्हें कह रहे थे कि ये तासुब की बुनियाद पर कर रहे हैं, जो अभी आप बात कर रहे हैं। अच्छा सर ये कहिए कि अभी जो फैसला हो रहा है हुकूमत की तरफ से टैक्स नेट में लाने का, आगाज इसका पेशावर समेत 5 बड़े शहरों से होगा, तो सूबाई हुकूमत की मदद के बगैर ये मुमकिन कैसे होगा? पीटीआई हुकूमत साथ देगी विफाक का इसमें? देखिए, टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए, तो मुल्क की मुफाद का एक इशू है, और टैक्स कलेक्शन में जो है वो इजाफा होना चाहिए। कोई भी तरीका और नहीं है। अगर आप एक मुल्क में रहते हैं और आप उस मुल्क के निज़ाम को नहीं मानते, आप टैक्स ही नहीं देते, मुल्क कैसे चलेगा? कब तक ये मांगे तांगे से मुल्क चलाएंगे? ये तो हमारे बॉर्डर पार से हमारा असली दुश्मन जो है हिंदुस्तान है, उधर से भी हमें तड़ियां आती हैं, वो बाकायदा हमें शर्म दिलाते हैं उनके ठीक, पार्लियामेंटेरियंस या उनके लोग के। आप इस पे खुशियां सही। मनाते हैं कि आपने जनाब IMF से कर्ज ले लिया है, तो कर्ज लेके तो खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए, ना हमें ना हमारे बाद किसी और को। तो ये तो यानी शर्म आप का लोग मकाम सपोर्ट है, करेंगे, ये तो विफाकी सोच हुकूमत का फिक्र साथ का देंगे फिर इस मकाम है कि मामले हम में? कब तक इस पाकिस्तान को हाँ या कर्ज ना पे में चलाएं। बताइए सर, लेकिन मैंने इसमें अगला एक सवाल पूछती बात जरूर है, इसमें एक बात जरूर है कि हूँ। जी। जो कौम से टैक्स कलेक्ट करने की बात करते हैं, क्या वो लोग अपने असासी मुल्क में वापस लाना पसंद फरमाएंगे? सही सर, अब फिर डिबेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। सवाल तो मैंने बुनियादी तौर पर ये किया था कि लाने चाहिए विफाक का ना, साथ मियां साहब और जरदारी साहब सूबाई को अपने हुकूमत पैसे देगी वापस लाने या नहीं चाहिए ना। देगी? अब मुझे बताइए। आप मेरे साथ इस ठीक बात पे अली एग्री भाई, कर, मैं तो ऐसी आप हमने ये देखें मेरी बहन, मैं तो आपके साथ इस बात पे एग्री करता हूं कि आपने फरमाया कि टैक्स बढ़ना चाहिए, वो तो हम सब इस पे एग्री। क्या आप मेरे साथ इस बात पे एग्री करती हैं कि जो कौम की लीडरशिप का दावा करते हैं वो अपने असासे माल और दौलत मुल्क में लेके आए ताकि मुल्क मजबूत हो? पूरी दुनिया में हम भीख मांगते हैं कि हमें मदद दें, हमारे अपने असासे बाहर पड़े। हमें अपने असासे वापस मुल्क में नहीं लाने चाहिए? मियां साहब को, शहबाज साहब को, जरदारी साहब को और बहुत से साहिबेन को। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर, आपकी बात दुरुस्त है, मैं 100% अग्री करती हूँ इस पर। पाकिस्तान को जो लीड करते हैं उनके तमाम के असासे यहाँ पाकिस्तान में होने चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। सर अली भाई ये बताइए, ऐसी इत्तलात, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अलीमा खान साहिबा के हवाले से हिदायत की गई हैं कि उनको पार्टी मामला से दूर रखा जाए क्योंकि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है, और इसी तरह की खबरें उमैर नियाजी के हवाले से भी आई हैं, उनके लिए भी ऐसी हिदायत बानी चेयरमैन की तरफ से हुई हैं। देखिए, अलीमा बाजी, अलीमा आपा जो हैं वो अपने भाई के लिए मुकदमा लड़ रही हैं, अपने भाई के लिए खड़ी हैं। उनका सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा तो उनसे रब्ता रहता है। उन्होंने कभी कोई ऐसा इंटरेस्ट ना शो किया, ना मेरे सामने ना किसी और के सामने, तो उस पर तो बहस ही तस्दीक फजूल या है। जब एक तरदीद कर शख्स का दीजिए अपना कि आ इंटरेस्ट नहीं रही है तो हैं, उसमें बहस ऐसी क्यों करें? हैं खबरें? जहां तक उमैर नियाजी साहब का
जहां तक उमैर नियाजी साहब का ताल्लुक है, देखें अलीमा बाजी के वाले से ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। उमैर साहब की आपने बात की है, देखें उमैर साहब इलेक्टेड एमएनए हैं और खान साहब के केसेस लड़ते रहे हैं, मुश्किल वक्त में खड़े रहे। तो उमैर साहब तो खान साहब के पास वो बैरिस्टर गौहर वो जाते हैं, खान साहब की डायरेक्शन भी कोर कमेटी के पास लेके आते हैं। तो उमैर साहब को किस तरह क्यों साइडलाइन किया जाएगा? ऐसी कोई वाजे तो ये दोनों के हवाले से आप तरदीद कर रहे हैं। चीज होती है तो उसके बाद उस पर फिर देखा जाएगा। ठीक ओके। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा को कि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को सियासत से दूर रखा है, तो खान साहब की तरफ से भी कोई ऐसा इंडिया नहीं है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को सियासत में ला रहे हैं, और ना अलीमा आपा ने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो सियासत में डायरेक्ट एंट्री करें। वो एक मजबूत तगड़ा स्टैंड उन्होंने लिया है अपने भाई के लिए जो उस कौम के लीडर हैं और जो सजा काट रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये इस कौम की बदकिस्मत ये है कि जब भी इस तरह की इत्तलात भी हैं कि उनको सेनेटर बनाने के लिए आप लोग मरवा के जेल में डाल दिया जाता है। सर मुझे बताइए, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि आप लोगों ने शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मदद मांगी है उनको सेनेटर बनाने के लिए, और बदले में ख्वातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक इनको सपोर्ट करने की पेशकश आप लोगों की तरफ से की गई है। तस्दीक या तरदीद करेंगे इस बात की? देखें, लोकल लेवल पे क्या अरेंजमेंट है इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लोकल लेवल पे सीट टू सीट लोग आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन क्या इस सीट पे कोई एडजस्टमेंट है इसका मुझे नहीं पता। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बीच में हुकूमत बनाने जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप लोगों का एक बयानिया है, खान साहब का एक बयानिया है कि इन दो जमातों से यानी पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों से किसी तौर पर भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। तो ये जो आप बात करें सीट टू सीट, ये इत्तेहाद हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकती है पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, पंजाब की लीडरशिप इस पे वाज़े बात कर सकेगी, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन साहिबा के मेंबर कौन है, कौन उनको वोट करेगा, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। पंजाब की लोकल लीडरशिप इस पे बात कर सकती है। सही, बहुत बहुत खान साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इन्हीं तमाम अहम इशूज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहूँगी। नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नैयर साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा पार्टी अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। 25 मार्च को इसकी सुनवाई भी होनी है। सर, अदालतें सिविलियंस के ट्रायल कोर्ट को पहले ही कलअदम करार दे चुकी हैं, और माजी में ऐसी कोई नज़ीर मिलती नहीं है हमें कि फ़ैसला तब्दील हुआ हो, लेकिन नए कानून के तहत ये बेंच तश्कील दिया गया है। तो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए आपकी राय में सर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का ऑफेंस सिविलियन ने कमिट किया है। अगर तो ऑफेंस आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आता है तो ऑब्वियसली वो लॉ है और बड़ा पुराना लॉ है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर उसके साथ उसका नेक्सस नहीं बनता तो ऑब्वियसली सिविलियंस का तो मिलिट्री कोर्ट में मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन इट वेरीज फ्रॉम ऑफेंस टू ऑफेंस, फ्रॉम केस टू केस। एक जनरलाइज लॉ नहीं है। मैं नॉर्मली मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि सिविलियंस को क्यों ट्राई किया जाए आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स में। लेकिन मैंने ये कहा कि इट डिपेंड्स ऑन ऑफेंस कि ऑफेंस क्या कमिट किया है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। गवर्नर केपीके ने आज असेंबली का इजलास तलब किया, लेकिन केपीके की हुकूमत की तरफ से उसे गैर आईनी करार दिया गया। वजीर कानून केपीके कह रहे हैं कि इजलास सिर्फ 16 अरकान के कहने पर बुलाया गया। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं सर और कानून भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो फरमाइएगा सर कानून क्या कहता है ऐसे में, और आपने इस पर अदालत जाने का भी ऐलान किया है फिर? ऑब्वियसली वो हमारे जो उधर पार्लियामेंट में बैठे हैं और उन्होंने बिल्कुल, ये मैंने आज पढ़ा कि वो कोर्ट पे जाएंगे। आप ये देखें कि इस किस्म के इंस्टांसेस से कि जमहूरियत की सर्विस नहीं है, ये तो आप इस जमहूरियत को डिसफंक्शनल करने के तुल पड़े हैं। और अगर स्पीकर इजलास नहीं बुलाएंगे, अगर वो एक कोर्ट का फैसला आ गया उनके खिलाफ और अगर उनको ओथ नहीं देंगे तो वो कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं।
वो ईसीपी के ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं, और स्पीकर फिर जो है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन वो फंक्शन नहीं कर रहा। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। इस तरह किस्म के इकदाम उठाने से पार्लियामान भी नहीं चलती और सूबाई असम्बलियाँ भी नहीं चलती। भला आप एग्रीव्ड होंगे, लेकिन आप ये देखें कि एक 5 मेंबर बेंच ने कहा कि आप एंटाइटल्ड नहीं है रिज़र्व सीट्स के लिए, तो फिर जब वो रिज़र्व सीट्स ईसीपी ने बाकी जमातों को एलोकेट कर दी, तो आपके पास फोरम है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, आप चले जाएं। लेकिन टिल सच टाइम तो आप पार्लियामेंट को या प्रोविंशियल असेंबली को डिसफंक्शनल तो नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर साहब जो है वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे। सही। अच्छा, एक और मामला सर, जरा बलूचिस्तान असेंबली की भी बात करते हैं। बुखारी साहब, वहाँ पे आपकी हुकूमत है और अभी तक कैबिनेट नहीं बनी है, ऐसा तासुर है, ऐसी इत्तलात हैं कि ये जो ताख़ीर हो रही है वहाँ पे कैबिनेट की तश्कील के लिए वो सेनेट इलेक्शन की वजह से हो रही है, क्योंकि अगर वजारतों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं तो फिर उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो फिर सेनेट इलेक्शन पर आएगा। इस वजह से कैबिनेट नहीं बन रही है। देखें ना, पॉलिटिक्स पे तो स्ट्रेटजीज बंदा अपनी खुद बनाता है ना। आप इसको प्रिज्यूम कर लें, दैट्स अनदर थिंग। दिस इज अ प्रिजम्पशन ना जो आपने बात की। लेकिन पॉलिटिक्स जो है, हर सियासी जमात जो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, स्ट्रेटजीज तो अपनी खुद इवॉल्व करती है ना। आया कोई इलीगैलिटी कमिट हो रही है? इलीगैलिटी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। कैबिनेट फॉर्म हो जाएगी, बिलेटेड कैबिनेट्स भी बनती हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो चल रही है, गवर्नमेंट तो डिसफंक्शनल नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है मिनिस्ट्रीज़ की। तो ऑब्वियसली ये जो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है, ये भी आप समझती हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। वो आपस में उनकी कंसल्टेशन ज़रूर हुई होगी। वो नून भी है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी भी है, दीगर जमातें भी हैं, तो उनकी कंसल्टेशन है। तो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो डिसाइड कर लेंगे। यानी ये आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अच्छा सर, ये बताएं, फैसल वाडा साहब के हवाले से आज़ाद हैसियत में वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने जो अपने कागजात जमा करवाएं वो वहाँ से जमा करवाएं जहाँ पर आपकी हुकूमत है। तो सर, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? कोई बातचीत वगैरह हुई है इस हवाले से, कोई रब्ता हुआ है उनसे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए हैं, तो वो अपने कैंडिडेट्स को हम जिताएंगे या किसी आज़ाद को जिताएंगे? ऑब्वियसली हमारी पार्टी के लोग हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो वुमेन सीट पे, वो माइनॉरिटी सीट पे, वो जनरल सीट पे, वो टेक्नोक्रेट सीट पे। तो हमने ऑलमोस्ट हर सीट पे अपना कैंडिडेट दिया हुआ है। कैटेगरी का जो इलेक्शन है उस पर अपने कैंडिडेट्स दिए हुए हैं। सही। बुखारी साहब, ज़रा एक और मामले की तरफ आपको लेकर जाना चाह रही हूँ। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर मुतवातिर हमले हो रहे हैं और फिर रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि हम भी फिर अपने दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझते हैं कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएगी? अफ़गान गवर्नमेंट या अफ़गान अवाम हमेशा पाकिस्तान से बेनिफिशरीज रहे हैं, और हमने हमेशा उनको फैसिलिटेट किया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, बरादराना तलाक़ात, इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से। अगर वो दुश्मनी पे उतरते हैं तो फिर उनको पता है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो सारी फैसिलिटी तो हमसे लेते हैं वो। और वो जो 79 ऑनवर्ड भी जितने उनके मुहाजिरीन हमने जिनको पनाह दे के रखी, उनको एहसास करना चाहिए कि हमारे लिए मसाइल ना पैदा करें। अगर पाकिस्तानी कौम के लिए मसाइल पैदा हो गए तो पाकिस्तानी कौम ये हक रखती है कि उसका वो जवाब दे। हम अपने एग्जिस्टेंस की बात है हमारे की, हम अपना एग्जिस्टेंस जो है कि अगर उस स्टेक पे है तो उसको हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर कौम, बतौर मुल्क, कि हम अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करें। बुखारी साहब, टीटीपी के जिन लोगों को जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पाकिस्तान लेकर आए सर, वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि उनको पार्लियामेंट के सामने बुलाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी इस फैसले में? ये तो जब पार्लियामेंट में आएगा तो उस पर डिस्कस हो जाएगा। पार्लियामेंट के हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स मौजूद हैं, चेयरमैन बिलावल वहाँ पार्लियामेंट्री लीडर हैं, प्रेसिडेंट साहब तो अब इलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट और उनकी सीट खाली हो गई है जी, तो वो प्रॉपर फोरम। अच्छा, मैं जरा ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ सर, अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं वो डोनाल्ड लू,
इन्होंने कांग्रेस में समाअत के दौरान ये कहा है कि अमेरिका पाक ईरान गैस पाइप लाइन मंसूबा जो कि आपके दौर में शुरू हुआ, जरदारी साहब ने शुरू करवाया, जिसे उस पर उसको रोकने के लिए काम कर रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं सर, तात्तुल का शिकार रहा। गुज़िश्ता माह जो SIFC ने मंसूबे को 2 मरहलों में मुकम्मल करने की बात की, तो आप समझते हैं कि ये मंसूबा जो गुज़िश्ता कई सालों से तात्तुल का शिकार रहा है, जिसमें काफ़ी वक्त PPP इक़्तिदार में रही है लेकिन नहीं मुकम्मल हो सका, क्या इस मरतबा अमरीकी दबाव जो एडमिट कर रहे हैं वो कि काम कर रहे हैं इस पर, उसके बावजूद मुकम्मल कर लेंगे इस मंसूबे को? इंशाल्लाह। असल में बात अमेरिकी दबाव ये था कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रेशराइज करते थे। बात ये थी कि ये फंडिंग का मामला है, तो होपफुली क्योंकि पाकिस्तान फंडिंग अरेंज करेगा अपने बरादर ममालिक से, और जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। और फिर हमें पेनल्टीज़ पड़ सकती हैं जो ईरान की तरफ के साथ एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट की कोई ब्रीच होती है तो जो प्यूरेटिव क्लॉज है, पेनल्टी क्लॉज है, वो ऑपरेट हो जाएगी। तो पाकिस्तान के अपने सर्वाइवल का मामला है इस पे, और हम समझते हैं कि हम वजह क्यों पेनल्टीज पे करें जी, और हमें इस पे काम करना चाहिए। बात आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन क्या अब अमेरिका IMF पर दबाव नहीं डालेगा इस मामले पर? अमेरिका IMF पे बिल्कुल दबाव डालेगा, लेकिन फंडिंग IMF से शायद ना हो, कोई और रिसोर्सेज भी जनरेट हो सकते हैं, और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी कोशिश जारी रखेगी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पिछले दिनों गवादर पोर्ट पर हमला हुआ और इसमें मुलव्विस जो दहशतगर्द है वो निकला जिनके खिलाफ पिछले दिनों एहतजाज हो रहे थे, मिसिंग पर्सन निकला। इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। इंतहाई हसास मामले पर बात करने जा रही हूँ। गवादर पोर्ट पर जो हमला हुआ उसमें मुलव्विस दहशतगर्द जो था, मिसिंग पर्सन निकला, हलाक दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था। BSO आज़ाद ने 25 मई 2022 को करीम की गुमशुदगी का दावा किया था, और इससे पहले दहशतगर्द इम्तियाज़ और अब्दुल वदूद के हवाले से भी ऐसा ही वावेला किया गया था। इस पर बात करने के लिए मुझे साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इस मामले पर बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बहन भाई वहाँ पर मिसिंग हैं। यहाँ पर इसको बड़ी तादाद में कहा जाता है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल मुबस्सिरीन के बारे में देखते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि ये तादाद सैकड़ों में है। लेकिन एक भी गुमशुदा शख्स हो वो नहीं होना चाहिए वतन अजीज़ में। अनवारुल हक काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी अदालत में सवाल हुआ है, तो अनवार साहब इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अनवार साहब ज़रा फरमाइएगा सर, ये जो सारी सिचुएशन हमारे सामने आई, इससे पहले आज से 2 महीने पहले जो ईरान पर फिर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था, उसमें भी जो शख्स जो दहशतगर्द मारे गए थे उनमें से एक ऐसा शख्स था जिसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर पिंडी में हमें नजर आई थी, और एक और ये गवादर हमले में भी जो मुलव्विस शख्स था वो भी मिसिंग पर्सन में निकला। सर जी, बहुत शुक्रिया करण। आपने जिस तरह अपने इब्तिदाइया में कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो है उसमें अगर कोई एक फर्द भी उसका शिकार हो तो वो ज्यादती है, वो नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान की कोई स्टेट पॉलिसी है कि इसको एज अ टूल इस्तेमाल किसी भी गिरोह के खिलाफ, किसी भी ग्रुप के खिलाफ कर रहे हैं? इसका जवाब दफी में है। मैं एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट 6 माह में रहा हूँ, उसके अलावा भी इन चीज़ों को मैं कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करता रहा हूँ। सूबाई हुकूमत में भी पार्टिसिपेशन मिल रही है, सेनेट के फोरम पे भी रही है। मसला है क्या? जिस शख्स का भी आपने हवाला दिया ग्वादर के अटैक में जो आया था, इस तरह के कई मौक़ों पे वो लोग जो इस कैटेगरी में इन लिस्टों में शामिल होते सामने आते आए हैं, वो मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ अटैक्स में फिर या तो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं, और स्टैब्लिश हुआ है, ये एविडेंस आई है कि ये इन कैंपों में गए थे। ईरान के वाक़े में ये स्टैब्लिश हुआ, ग्वादर के अटैक में ये स्टैब्लिश हुआ। ये होता क्यों है? मैं इसको ज़्यादा मैंने कोर्ट में भी इस पे इस नुक्ते को इसकी वजाहत करनी ज़रूरी समझी थी जज साहब के सामने भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज थे हमारे। एक इंसर्जेंसी वहाँ चल रही, वहाँ पे ये जो गिरोह है मुसल्लत दहशतगर्द जो हैं,
ये तसलसल के साथ आपके रियासती इदारों पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे, आम शहरियों पे हमलावर होते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने सिविल सोसाइटी की एंटिटीज क्रिएट की हुई हैं जो इनका नैरेटिव या इनका बयानिया बनाने की कोशिश करती है और उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को एज ए टूल, एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए स्टेट को मिलाइन करने की कंपेन करती है। एक तरफ ऑन ग्राउंड आपको तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, मुसल्लह कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरी जानिब एक फॉल्स नैरेटिव जनरेट करके स्टेट को मिलाइन भी किया जाता है और रियासत को एक डिफेंसिव पोजीशन पे लाने की कोशिश की जाती है। जी। इसके तहत ये क्या करते हैं, कभी कहते हैं कि जी 8,000 की तादाद में लोग इनफोर्स डिसअपीयर हैं, कभी 600 पे आ जाते हैं, कभी 150 पे आ जाते हैं। ये तादाद ज्यादा क्यों बताते हैं? ये तादाद इसलिए ज्यादा बताते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रडार इस तरफ आए, वो अटेंशन सीख कर सकें। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे जी 20 अफराद हैं या 50 अफराद हैं, उसमें अटेंशन डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी तो आएगी, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अटेंशन नहीं आती, इसलिए उसकी एग्जेजरेटेड फिगर ये बताते हैं। जी। ये कॉम्प्लेक्स इशू है। इस कॉम्प्लेक्स इशू को मीडिया को भी अंडरस्टैंड करना है, इंटेलिजेंशिया को भी अंडरस्टैंड करना है, पार्लियामेंट को भी अंडरस्टैंड करना है और इसको पूरे पैराए में समझने के बाद इसके जो मसाइल हैं वो हल भी करने चाहिए। जितना इन लोगों का सिविल लिबर्टीज के हवाले से उनके राइट्स की प्रोटेक्शन जरूरी है, उसी तरह जो स्टेट के बिहाफ पे लोग वहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनकी भी प्रोटेक्शन जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को रिक्रूट कर दें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में और फिर उनको आग में झोंक दें और आप उनकी प्रोटेक्शन ना करें, वो मलाइन हो रहे हो, अटैक्स उन पे आ रहे हो और आप उनको ओन ही ना करें। इस एटीट्यूड के साथ आप किसी भी टेररिज्म के, चाहे वो एथनिक बेस्ड टेररिज्म हो या रिलीजियस बेस्ड टेररिज्म हो, मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए बारहा मैंने जी काका साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ में ये सवाल भी ले लीजिए कि जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो BLA है, BSO है, ये अपने नैरेटिव को सेल करने में, बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो जाते सर, कि वही अपने कारिंदे जो दहशतगर्दी में भी मुलव्वस हैं उनको वो मिसिंग पर्सन्स में भी काउंट करवा देते हैं? जी किरण, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि द पीपल आर सफरिंग ड्यू टू नाइविटी। हमारे लोग नाइव हैं, उन्हें पूरी सिचुएशन का पता नहीं होता और हाफ इंफॉर्मेशन बेस्ड व्यूज या ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं। जब तक आपकी इंफॉर्मेशन क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी, उसके तहत आप सच तक पहुंच सकते हैं। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ सोशल मीडिया और डिजिटल स्पेस के अंदर ऐसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती हैं कि स्याह को सफेद और सफेद को स्याह में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इस दौर का चैलेंज है, इस वक्त का चैलेंज है और इसको हमने बतौर माशरा, बतौर रियासत इस चैलेंज को काउंटर भी करना है और इस चैलेंज को एड्रेस भी करना है। जी जी। अच्छा काकर साहब, जैसे हम पिछले दिनों जब मैं बलूचिस्तान गई वहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन मैंने देखी और कुछ हमारी भी इसमें खताएं हो जाती हैं। हमसे सवाल ये किया जाता है कि इतनी ज़्यादा कवरेज शायद बलूचिस्तान के हवाले से होती नहीं है और फिर वहाँ पर छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं जो इस तरह की नेगेटिव खबरें फैलाते हैं और वहाँ पर सर्कुलेट होती हैं। तो ये हमने देखा है। तो सर फिर अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो जिन दहशतगर्दों के हवाले से बात हो रही है, इनके हवाले से इनको एड्रेस करने के लिए या इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए आप, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा रहे, आप हुकूमत में रहे, लीड करते रहे आप, तो क्या आपने देखा कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए, एक तो हमें वजाहत के साथ पाकिस्तान के आईन के तहत किसी को मुसल्ला जत्था बनाने की इजाजत नहीं है। आप जो है कोई मिलिशिया फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, मुसल्ला गिरोह की तश्कील नहीं कर सकते। ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर सियासी है। अगर किसी को पॉलिटिकल अपने किसी भी किस्म के कोई ग्रीवेंस है या ग्रीवेंस नहीं भी है, वो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उनके लिए एक पर्टिकुलर विजन रखना चाहते हैं, वो पीसफुल मैनर में उसकी एडवोकेसी करने के लिए, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तश्कील देने में, उसके इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेने में तमाम शहरी आज़ाद हैं। मुसल्ला कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। जब कोई शख्स तशद्दुद की राह अपना लेता है या कोई गिरोह अपना लेता है तो वो
नॉर्मल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कैटेगरी से अपने आप को खुद इजेक्ट करवा लेते हैं, नॉर्मल प्रोसेस से इजेक्ट करवा लेते हैं। आपने टेररिस्ट को टेररिस्ट के तौर पे एक्नॉलेज करना है और फिर जी। उसी तरीके से ट्रीट भी करना है। दुरुस्त। जब तक हम इस नुक्ते को नहीं समझेंगे, जी। हम इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाएंगे। हैंडल नहीं कर सकेंगे और फिर बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक कामी मेरे साथ मौजूद थे। एक इंतहाई हसास पाकिस्तान का मामला जिसके हल के लिए तमाम लोग जो है वो देख रहे होते हैं, हुकूमत की तरफ, इदारों की तरफ। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।